नमस्कार, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर हम बात करें तो 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकारों ने कई सारी योजनाएं भी चलाई हैं और किस तरीके से श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, रोजगार से जोड़ा जा रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, सहायक श्रमायुक्त महोदया मौजूद हैं, पी जैस्मिन अली सितारा जी। बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में मैम आपका। और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की आज हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो श्रमिकों से जुड़ा हुआ विभाग ही जो है श्रम विभाग है और नाम से ही पता चलता है। और अगर हम बात करें तो कोविड काल के बाद श्रमिकों के सामने रोज़गार का एक बड़ा संकट है क्योंकि असंगठित हैं श्रमिक। तो ऐसे में किस तरीके से श्रमिकों को शासन की योजनाओं के ज़रिए रोज़गार उपलब्ध कराया जाए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हम सभी ने कोविड का सिचुएशन को झेला है, कोविड को देखा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग रहा है वो वर्ग रहा है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग ऐसा वर्ग है जो अपने रोज़ी रोटी के लिए राज्य से बाहर भी जाते हैं और राज्य के अंदर भी कई स्थानों पर पलायन करके वो काम करते हैं। जब लॉकडाउन हुआ तो इन श्रमिकों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। कई श्रमिक जो हमारे राज्य के थे वो दूसरे राज्य से वापस लौट के आए और यहाँ जो ज़िलों में जो थे, राज्य के विभिन्न ज़िलों में थे, वो एक दूसरे ज़िले में जाने लगे। अब इन श्रमिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो आई वो आई थी रोज़गार की, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी पे पूरा पाबंदी हो गई। वो कहीं से उसको कमा नहीं पा रहे थे और उनका जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की जिसका नाम रखा उन्होंने रोजगार सेतु पोर्टल। ये रोजगार सेतु पोर्टल ऐसा पोर्टल था जिसमें कि श्रम विभाग के पूरे सहयोग से जितने यहाँ पे नियोजक गण हैं, वो नियोजक गण चाहे वो फैक्ट्री चलाते हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, चाहे वो अपने संस्थान में वर्कर्स को नौकरियां देते हो, ऐसे समस्त नियोजकों को हमने इस रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन किया। और साथ ही साथ सारे वर्कर्स का हम लोग ने रोजगार सेतु पे पंजीयन कराया। और पंजीयन कराने के बाद विभिन्न नियोजकों के साथ इन श्रमिकों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको साथ में लेकर हम लोग ने डिस्कशंस किए और कई श्रमिकों को इसमें हम लोग ने रोजगार दिलाने का प्रयास किया है ताकि उनकी जिस तरीके से आपने बताया कि श्रमिकों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत जो है सरकार ने की है। लेकिन पोर्टल की अगर हम बात करें तो कई श्रमिक ऐसे भी हैं जो अशिक्षित हैं। तो ऐसे में विभाग ने किस तरीके से इनको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा? आप लोगों ने हेल्प डेस्क भी तैयार की थी क्योंकि जो मजदूर नहीं जुड़ पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है और किस तरीके से विभाग उनकी मदद कर रहा है, इसको लेकर भी थोड़ी जानकारी चाहूँगा आपसे। जी बिल्कुल सही कहा कि जो श्रमिक वर्ग रहता है वो अशिक्षित रहता है और पोर्टल की जानकारी भी नहीं रहती है। इसी वजह से जो श्रम विभाग था, श्रम विभाग का ये दायित्व रहा है उस समय कि उन्होंने सारे ऐसे जगहों पे जाके वर्कर्स का डेटा इकट्ठा किया और डेटा लेने के बाद उसको रोजगार सेतु पोर्टल पे दर्ज किया। और दर्ज करने के बाद हमारी पूरी शासन की टीम उसमें लगी रही और उनको जहां वो रहते थे, जहां वो उनका निवास था, उसी जगह जाके उनसे चर्चा की गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे लोग जो थे वो जुड़े और उनको नियोजकों के थ्रू रोजगार दिलवाया गया। हम एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी है क्योंकि मजदूर वर्ग असंगठित होता है और एक बड़ा तबका, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा पलायन करके घर पे लौटे हैं कई मजदूर। तो उन मजदूरों को किस तरीके से जोड़ने का काम सरकार ने किया, क्योंकि पोर्टल से उनको जोड़ना एक बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती का किस तरीके से आप लोगों ने सामना किया और उनको लाभ देने का काम किया? जी, ये भी बिल्कुल सही आपने कहा कि हमारे यहाँ यदि हम देखें तो असंगठित मजदूर जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है जी। इसी असंगठित मजदूर के लिए शासन की तरफ से 2 मंडल हमारे यहाँ संचालित होते हैं। सबसे पहला मंडल जो है उसका नाम है कर्मकार मंडल। ये मंडल वो मंडल है जो निर्माण श्रमिकों के क्षेत्र से जुड़ा है और जो निर्माण श्रमिक भाई बहन हमारे कंस्ट्रक्शन साइटों पे काम करते हैं, ये मंडल बेसिकली उनके लिए काम करता है। दूसरा मंडल जो है वो है हमारा असंगठित कर्मकार संबल मंडल। संबल योजना के तहत निर्माण श्रमिक के अलावा ऐसे सारे मजदूर जो हमारे जैसे फेरी
लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, ऑटो रिक्शा चालक हो गए, बस चालक हो गए और दुकानों में काम करने वाले मजदूर हो गए, ऐसे सारे मजदूर को हमने संबल योजना के अंतर्गत जोड़ा है। अब हम इनके जैसे योजनाओं की बात करें कि इनको सरकार आर्थिक सहायता कैसे प्रदान करती है, तो इन मजदूरों का जो है वो पंजीयन किया जाता है। पंजीयन किए जाने के लिए बहुत ही आसान तरीका अपनाया है ताकि मज़दूरों को बहुत लंबा न जाना पड़े, न किसी दफ्तर या कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। उनके लिए उनके ही वार्ड कार्यालय में, अगर वो शहरी क्षेत्र में निवास करते होंगे तो वार्ड कार्यालय में उनका पंजीयन हो सकता है। इसी प्रकार यदि वो गांव में रहते हैं तो गांव में काम करते हैं तो वहाँ का जो जनपद पंचायत का कार्यालय है वो वहाँ पे वो संपर्क करके उनका पंजीयन किया गया है। मैम, हेल्प डेस्क भी इसमें एक बनाई है क्योंकि विभाग की मंशा है कि श्रमिकों को योजना का लाभ मिले और कहीं पर अगर कोई खामी है या पंजीयन नहीं किया जा रहा है मजदूरों का, तो ऐसे में मजदूर कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं, यहाँ कहाँ पर अपनी फरियाद बता सकते हैं कि उनको पंजीयन कराना है, क्योंकि शासन की योजना है कि 24 घंटे में ही लाइसेंस जारी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की है? मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग ने हेल्प डेस्क कोविड के समय भी स्थापित किया था और वैसे भी यदि किसी मजदूर को अगर वो हेल्प डेस्क के माध्यम से न भी आ पा रहे हों तो वो किसी भी नज़दीकी श्रम कार्यालय में जा सकते हैं, जनपद पंचायत के कार्यालय में जा सकते हैं, वार्ड कार्यालय में जा सकते हैं और उनका वहाँ पे पंजीयन उनका वहाँ से हो सकता है। तो बिल्कुल इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन का वो भी शुरू किया गया है। यदि उनका कोई काम नहीं होता है तो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से वो अपना शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। मतलब सीएम हेल्पलाइन पर भी जो है श्रमिक शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा श्रम विभाग के कार्यालयों में भी व्यवस्था की गई है, हेल्प डेस्क बनाई गई है जिसके ज़रिए श्रमिक जो है अभी शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। एक बड़ी बात मैम आधी आबादी की है और आधी आबादी से आप भी आती हैं, महिलाओं की बात मैं कर रहा हूँ, तो महिलाओं को लेकर, क्योंकि बड़ी तादाद में महिलाएं भी जो हैं श्रमिक हैं, तो इनको किस तरीके से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और क्या इनके लिए विभाग ने कोई अलग से योजनाएं शुरू की हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक महिला श्रमिक की बात है तो महिलाओं का एक आधी आबादी जैसे आपने बताया बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो काम करे चाहे नहीं करे, पर वो पूरे परिवार का एक काइंड ऑफ स्तंभ रहता है जिसके वजह से पूरा परिवार चलता है। तो महिलाओं को अपग्रेड किया जा सके, उनकी सोशल सिक्योरिटी उनको बढ़ाया जा सके, उनका आर्थिक उनको लाभ मिल सके, इसके लिए शासन ने जो योजनाएं चलाई हैं उसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण योजना है वो योजना है प्रसूति सहायता योजना। यदि किसी भी महिला को, श्रमिक महिला को डिलीवरी होती है या श्रमिक पुरुष है और उनके परिवार में महिला को, उनकी पत्नी को डिलीवरी होती है, उसके लिए शासन उनको प्रसूति सहायता देता है। प्रसूति सहायता में लगभग 16,000 की राशि उनको प्राप्त हो जाती है जिससे कि बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ रह सके और एक अच्छे वातावरण में वो जी सकें। इसके साथ साथ यदि पंजीकृत श्रमिक हैं, उनके यहाँ पुत्रियाँ हैं तो उनके 2 पुत्रियों की शादी के लिए शासन पैसा देता है। अभी जो राशि प्रत्येक विवाह के लिए जो देते हैं वो 55,000 रुपये हो गया है और 2 बच्चियों की शादी तक का उनको हम पैसा देते हैं। यदि हम श्रम कानून की बात करें, जहाँ तक हम प्रवर्तन का कार्य करते हैं, तो यदि कोई महिला श्रमिक किसी भी फैक्ट्री परिसर में काम कर रही हो या किसी दुकान में काम कर रही हो या कहीं भी वो काम कर रही हो, तो उसके लिए शासन ने जो अधिनियम हमारे यहाँ लागू होता है वो है मातृत्व हित लाभ अधिनियम। और कोई भी नियोजक यदि महिला को उनके मातृत्व के समय हित लाभ नहीं देते हैं या उनको छुट्टी नहीं देते हैं तो उस पर हम लोग जो है वो कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो मैम, महिलाओं को भी जो है आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना शासन की योजनाओं की है और यही कारण है कि सरकार और आपका विभाग जो है पूरी शिद्दत के साथ इसको काम कर रहा है। एक बड़ी चीज़ और मैम निकल कर सामने आती है, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट एक काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है और कई विभागों के साथ जो है उनको सहयोग लेकर काम करना पड़ता है और मज़दूरों को उनका हक दिलाना होता है। सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो जो छोटे छोटे वर्ग हैं, कई ऐसे छोटे छोटे मजदूर होते हैं जो अपना व्यवसाय खोलना चाहते हैं या अपना रोज़गार स्थापित करना चाहते हैं, तो अन्य विभागों से तो उन्हें अनुमति मिल जाती है। तो आपके विभाग किस तरीके से उनको अनुमति प्रदान करता है, उनकी मदद करता है जिससे वो अपना व्यापार स्थापित कर सकें? जी बिल्कुल, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, यदि वो छोटा दुकान कहीं डाल रहे हों या छोटा बिजनेस कहीं डाल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में वो अपना लाइसेंस प्राप्त करना होता है उनको। कोई भी दुकानदार दुकान डालने के लिए एक अनुज्ञप्ति
पंजीयन उसको प्राप्त करना होता है। श्रम विभाग ने कोविड कार्यकाल को देखते हुए और इससे पहले भी मजदूरों की समस्या न हो, या छोटे व्यवसाय जो छोटे दुकानदार खुद ही श्रमिक भी हैं, खुद ही अपना काम भी कर रहे हैं अपने दुकानों पे, उनके लिए मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन जारी करता है। ये पंजीयन जो है उन्होंने अब इसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उसमें 24 घंटे में जारी करके उनको दिया जा रहा है। ये जो सुविधा है, इस सुविधा से जो भी दुकानदार है उनको सिर्फ और सिर्फ आवेदन करना पड़ता है ऑनलाइन। वो आवेदन MP ऑनलाइन से भी किया जा सकता है और वो स्वयं भी कर सकते हैं, और जो दस्तावेज रिक्वायर्ड है उसको वो पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं और 24 घंटे में उनका जो है पंजीयन, दुकान का पंजीयन वो जारी हो जाता है, और जिससे वो अपना व्यवसाय आसानी से कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। एक चीज़ और है कि जिस तरीके से आपने तमाम योजनाओं के बारे में आपने बताया, लेकिन अगर हम बात करें तो हर माह सरकार रोज़गार मेलों का आयोजन भी कर रही है जी। और किस तरीके से जो बेरोज़गार श्रमिक हैं उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए ये अभियान चल रहा है, और हर महीने के आप लोग भी टारगेट लेकर चलते हैं कि किस तरीके से इतने मज़दूरों को जो क्वालिफाइड भी हैं उनको काफ़ी पहले ट्रेनिंग भी दी गई थी कोविड काल में, और उसके बाद अब उनको रोज़गार से जोड़ा जाए। यस, रोजगार सेतु पोर्टल तो पहले से ही चल रहा था। इसके साथ साथ शासन की जो ये योजना आई कि हर महीने जो रोजगार मेले का आयोजन करना है, रोजगार मेले के आयोजन में श्रम विभाग के अंतर्गत जितने ऐसे हमारे जो श्रमिक पलायन करके आए हों या जो श्रमिक जिनके पास वर्तमान में रोजगार नहीं है, उन श्रमिकों को हम संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद हम उनको जहां रोजगार मेले का स्थल रहता है आयोजन करने का, अलग अलग जगहों पे आयोजित करते हैं ताकि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वो कवर अप हो सकें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी मेलों का आयोजन हो रहा है और नगरीय क्षेत्रों में भी मेलों का आयोजन हो रहा है। इन श्रमिकों को हम वहाँ तक ले जाते हैं और ले जाने के बाद वहाँ नियोजकों को भी हमारे द्वारा बुलाया जाता है और फेस टू फेस बिल्कुल सामने सामने उनकी बातचीत, उनके स्किल, उनके कैलिबर, उनके जो क्वालिटीज़ है जो वो कर सकते हैं, जो क्षमता है, उसके हिसाब से जो नियोजक है वो उनको चयन करके तत्काल उसी वक्त वो चयन कर लेते हैं और चयन करने के बाद वो अपने संस्थान में उनको नियोजित करते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर भी देते हैं। मैम, एक चीज़ और निकल कर सामने आती है, क्योंकि लगातार विभाग काम कर रहा है और किन श्रमिकों को काम मिला, क्योंकि एक चीज़ निकल कर ये भी आई है कि कई श्रमिकों ने 6 महीने किसी फर्म में काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया। तो अब विभाग ने इस तरीके का पूरा सिस्टम तैयार किया है कि हर माह या 6 महीने में मॉनिटरिंग भी की जाती है, जिससे पता चल पाए कि कौन श्रमिक कहाँ पर है और किस तरीके से कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि कई राज्य के बाहर भी कई श्रमिक जा रहे हैं काम करने। और कोविड काल के बाद जो है सरकार ने ये प्रयास किया है कि सारे श्रमिकों का जो डेटा है वो विभाग के पास हो। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें ई श्रम कार्ड का जो प्रावधान किया गया है, उसी ई श्रम कार्ड के तहत जितने वर्कर्स हैं उनका पंजीयन हो रहा है। उस पंजीयन से, उस डेटा से हमको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वर्कर्स, हमारे यहाँ के कितने वर्कर्स पंजीबद्ध हैं और कौन से वर्कर्स कहाँ पे वो काम करने जा रहे हैं। तो ई श्रम कार्ड, बल्कि मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहती हूँ कि जो भाई बहन हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और जो मज़दूर भाई बहन जिनका ई श्रम कार्ड नहीं बना है, वो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाके ई श्रम कार्ड बना लें। ई श्रम कार्ड बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको मात्र अपना आधार कार्ड ले जाना है और अपना बैंक अकाउंट नंबर ले जाना है और ई लिंक हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो पूरा डेटा है वो एक बार में ई श्रम कार्ड में दर्ज हो जाए और जो योजनाएं हैं उसकी लाभ आपको मिलने लगे। मैम, जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला, एक श्रमिकों के मन में एक व्यथा भी रहती है, एक परेशानी भी रहती है कि बाहर काम करने जाएंगे वहाँ सब ठीक होगा कि नहीं होगा, और सरकार ने इसीलिए हेल्प डेस्क बनाई, आपका विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ऐसे समय जो श्रमिक बाहर रहते हैं, तो क्या उनसे भी विभाग सतत संपर्क में रहता है? 6 महीने या 1 साल में उनसे संपर्क किया जाता है क्या कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, और कहीं पर अगर वेतन विसंगति आती है तो जो क्या शासन के नियम है उनके अंतर्गत उनकी मदद भी की जाती है? बिल्कुल हाँ, की जाती है। ऐसे श्रमिक जो हमारे राज्य में न रहकर बाहर काम कर रहे हैं या दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, यदि उनकी कोई भी समस्या आती है तो श्रम विभाग हमेशा उसमें तत्पर रहता है और उनसे लगातार संपर्क करके उनकी समस्याओं का निराकरण भी नियमानुसार जो है वो करता है। मैम, सरकार ने लक्ष्य रखा है कि मज़दूरों को जो है शासन की विभिन्न योजनाओं, चाहे मनरेगा की बात करें, अभी क्यों गर्मी का मौसम चल रहा है
और गर्मी में जगह जगह जो है तालाबों का निर्माण कराने की मंशा जो है सरकार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, मध्य प्रदेश सरकार की है। तो इसको लेकर किस तरीके से श्रमिकों को इस कार्य में उपयोग किया जाएगा, और इसके लिए ग्रामीण अंचलों में खास तौर पर आप लोगों ने एक वृहद योजना भी तैयार की है। जी, देखिए, जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं उनका, फिर मैं कहूँगी कि उनका पंजीयन हमारे यहाँ निर्माण श्रमिकों के अंतर्गत होता है जी। और निर्माण श्रमिकों में पंजीयन होने के बाद उनको उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है उसको बनाए रखने के लिए और उसको अपग्रेड करने के लिए ये पूरी योजनाएं सरकार चलाती है। जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर होते हैं वो निर्माण श्रमिक की श्रेणी में ही आते हैं जी। और उन मजदूरों के लिए ही शासन ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। इन योजनाओं का मैं थोड़ा बताना भी चाहती हूँ कि इसमें यदि कोई पंजीकृत मजदूर है और उसकी डेथ हो जाती है मान लीजिए, तो उसको शासन सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए का राशि देता है, अंत्येष्टि सहायता अलग आती है। और दुर्घटना में यदि काम के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है और यदि वो पंजीकृत न भी हो लेकिन काम कर रहा है और काम के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको फिर 4 लाख की राशि शासन प्रदान करता है। इसके साथ साथ उसके परिवार को भी आर्थिक सपोर्ट, आर्थिक सहयोग देने के लिए भी शासन बहुत सारी स्कीम लाता है। जैसे उसके बच्चों की शिक्षा के लिए, निःशुल्क शिक्षा के लिए कक्षा 1 से लेके जब तक वो बच्चा पढ़ता है, PhD तक पढ़ेगा तो उसका फीस जो है वो शासन की तरफ से भुगतान होगा। इसके अलावा उसको प्रसूति सहायता जैसे उसको मिलेगा ही, उनके घर में डिलीवरी होगी तो विवाह सहायता उनके बच्चियों के लिए रहेगी। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे वो लाभ ले सकते हैं और उनका आर्थिक स्थिति मैम, जैसे आपने शिक्षा का जिक्र किया और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराना, ये एक बड़ी चुनौती थी। और विभाग जब श्रमिक आते हैं तो क्या कई बच्चे, कई माताजी पिताजी और कई अभिभावक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं उनका बच्चा पढ़े, हाँ। लेकिन वहाँ पर स्कूल्स नहीं होते, तो उसको लेकर भी विभाग ने कोशिश की है कि किस तरीके से शिक्षा विभाग के साथ उन बच्चों का स्कूलों में एडमिशन हो जाए, तमाम जो सुविधाएं उनका लाभ भी उन्हें मिल जाए। एक बहुत अच्छी योजना हमारे सरकार मध्य प्रदेश शासन की रही है, श्रम विभाग की रही है और आज भी उसका संचालन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 4 ऐसे स्कूल जिनका नाम श्रमोदय विद्यालय है, वो स्पेशली और बिल्कुल हमारे जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, निर्माण श्रमिक मजदूर हैं, उनके लिए खोला गया है। ये जो 4 विद्यालय चलते हैं इसमें हमारे पंजीकृत श्रमिक भाई बहनों के ही जो बच्चे हैं इसमें अध्ययनरत हैं। ये जो है इसमें बच्चे कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक इसमें पढ़ाई करते हैं और निःशुल्क उनको पढ़ाई कराई जाती है। निःशुल्क पढ़ाई बच्चों को कराई जा रही है। और क्योंकि अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और सबसे बड़ी मजदूरों की न्याय की लड़ाई लड़ना, क्योंकि कई जगह देखने में आता है रोज़गार मिल जाता है लेकिन लंबे समय तक मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पाता, वेतन नहीं मिल पाता, तो ऐसे में एक बड़ी समस्या आती है और उस समय मजदूर सोचते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो ऐसे में विभाग किस तरीके से मदद करता है और जो श्रमिक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो किस तरीके से विभाग के पास आ सकते हैं, मदद ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी चाहूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो श्रम विभाग है उसका जो मूल कार्य है वो एनफोर्समेंट का कार्य है। एनफोर्समेंट का कार्य मतलब लगभग हमारे यहाँ ऐसे कई अधिनियम हैं, जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम जिसमें कि उसको न्यूनतम वेतन से कम वेतन मिल रहा हो, वेतन भुगतान अधिनियम यदि उसको भुगतान ही नहीं मिल रहा हो या वेतन ही नहीं मिल रहा हो, इसके अलावा बोनस भुगतान अधिनियम, इसके अलावा कोई विवाद हो गई है या श्रमिक को उसके कार्य से हटा दिया गया हो, ऐसे समस्त केसेस के लिए, प्रकरणों के लिए श्रम विभाग उसमें काम करता है। यदि किसी मजदूर को वेतन नहीं मिल रहा है तो हमारे विभाग की तरफ से हम नियोजकों को नोटिस भेजते हैं। नोटिस भेजने के बाद हमारा ये प्रयास रहता है कि उनको समय पे उनका वेतन हम दिला सकें। यदि समय पे उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है या नियोजक वेतन देने को इच्छुक नहीं है तो श्रम विभाग की ओर से मजदूरों के लिए हम लोग जो है वो प्रकरण न्यायालय में दायर करते हैं, जिसमें श्रमिकों को कहीं नहीं आना पड़ता है। उनके लिए, उनके हक के लिए जो है श्रम विभाग की तरफ से हम खड़े होते हैं कोर्ट में और उनके लिए फैसला, जो श्रम न्यायालय है वहाँ पे हम उनका प्रकरण दायर करते हैं। और जो प्रकरण दायर होता है वो 10 गुना राशि का होता है। यदि मान लीजिए उसको 1000 रुपये का वेतन नहीं मिला है या 10,000 का जो भी उसका बकाया वेतन है वो नहीं मिला है तो उसकी 10 गुना राशि का भुगतान हम लोग कराने के लिए कोर्ट केस लगाते हैं
और उसका निराकरण कराते हैं। मैम हाल ही में कुछ ऐसे मामले भी आए थे, आप कोर्ट भी गई थी और कई लोगों का आपने पैरवी भी की, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहूँगा कि उनके बारे में आपने बताया भी कोर्ट को, क्योंकि ये एक बड़ा काम है क्योंकि गरीबों को उनका न्याय मिल सके, उनके हक का पैसा मिल सके, तो उसके लिए किस तरीके से? उसके लिए जैसे हम लोग जब वेतन भुगतान अधिनियम या न्यूनतम वेतन अधिनियम या बोनस भुगतान अधिनियम के अंतर्गत हम जब केस लगाते हैं तो कोर्ट में श्रमिक की तरफ से पैरवी का जो काम रहता है वो श्रम विभाग का रहता है, और श्रम विभाग वहाँ पे पूरे दस्तावेज और पूरे बयान के साथ में हम लोग वहाँ पैरवी करते हैं। पैरवी करने के बाद न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि जो जायज़ उसका हक का पैसा है वो उसको मिल जाए, और इसी स्थिति में न्यायालय से निराकरण होता है, और फिर हम लोग उसमें उनको जो न्यायालय के माध्यम से है श्रमिकों को उनका हक दिलाते हैं। मैम एक चीज़ और है, क्योंकि बात श्रमिकों की हो रही है, टाइम बाउंडेशन का भी आजकल ध्यान रखा जा रहा है, और ख़ास तौर में कोशिश रहती है विभाग की कि श्रमिक को उसका हक जल्द से जल्द मिल जाए, और इसके लिए आप लोग चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक सिस्टम के तहत जो है जल्द से जल्द प्रकरणों का निराकरण हो, तो इसके लिए मॉनिटरिंग भी करते हैं, समय समय पर नोडल अधिकारी भी आप लोगों ने नियुक्त किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए यदि कोई भी शिकायत हमारे पास आती है तो हम लोग उसका प्रयास करते हैं उसको समय सीमा में उसका निराकरण कर सकें, ताकि मजदूरों को जो हक आज मिलेगा उसका महत्व है, आज से 2 साल बाद मिले तो उसका महत्व उतना नहीं रह जाता है। इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उसको समय सीमा में उसका हक उसको दिला सकें। मैम हक मिल जाएगा, और श्रमिकों अगर हम बात करें तो शासन की योजना है, बस आपको लाभ लेने के लिए लेबर डिपार्टमेंट तक जाना होगा। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं आपके हितों में, और आपको न्याय दिलाने के लिए भी शासन तत्पर है, लेबर डिपार्टमेंट तत्पर है। एक महत्वपूर्ण चीज़ महिलाओं से जुड़ी और समझना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ों पर प्रकाश डाला, महिलाओं को तमाम योजनाओं का लाभ जो है श्रमिकों को, महिला श्रमिकों को दिया जा रहा है, लेकिन महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का एक अलग फोकस है, और इसके लिए अलग अलग योजनाएं जो शासन ने चलाई हैं उनका लाभ किस तरीके से महिला श्रमिकों को मिले, इसके लिए भी लगातार आपका डिपार्टमेंट में हम काम कर रहा है। तो वो किस तरीके से करता है? क्योंकि अगर हम बात करें तो छोटे व्यापारी, तो पुरुषों को तो छोटा व्यापार के लिए लाइसेंस मिल जाता है, महिलाओं के सामने बड़ी समस्या होती है, क्योंकि एक तो शिक्षा कम होती है और ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचलों में इस तरीके की स्थिति निर्मित होती है। तो यहाँ पर किस तरीके से उनकी मदद आप लोग करते हैं? नहीं, जिस तरीके से कोई भी आवेदन करेगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष है, हम लोग उसमें कभी भी भेदभाव का वो नहीं रहता है। महिला ने यदि आवेदन किया है तो भी हम उसको उसी 24 घंटे में उनको जो है अधिकार उनका मिलना चाहिए, और यदि उन्होंने आवेदन किया है तो उसका पंजीयन भी 24 घंटे में ही जारी होगा। अब जहाँ तक महिलाओं को थोड़ा सशक्त करने की बात कही है, थोड़ा उसमें फोकस करने की बात कही है, तो हम लोग का ये पूरा प्रयास रहता है कि यदि कोई महिला शिकायत करती है तो उसका शिकायत का निराकरण तत्परता से हो जाए, ताकि उनको बार बार समस्या ना हो और बार बार कहीं आने जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए हम लोग ने हमारे यहाँ नोडल ऑफिसर्स भी बनाए हुए हैं, और साथ में उनको कॉलिंग भी की जाती है। फ़ोन कॉलिंग से ही हमारी कोशिश रहती है कि उनका जो समस्या है उसका हम निराकरण कर सकें। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया। पी जैस्मिन अली सितारा मैम है हमारे साथ, सहायक श्रम आयुक्त हैं श्रम विभाग की, भोपाल संभाग की, और जिस तरीके से उन्होंने बताया श्रम दिवस के मौके पर कि किस तरीके से शासन की योजनाएं हैं, जो तमाम योजनाएं हैं जिनके ज़रिए श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, श्रमिक दिवस है, और इस मौके पर आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से श्रमिकों को उनका हक दिलाने के लिए, रोज़गार से जोड़ने के लिए सरकार की योजनाएं चल रही हैं, और किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ लेकर वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारी खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।